सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज है 16 सितंबर और आज अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है मेन वो है मेंटल हेल्थ। सो रिसेंटली आपको पता होगा कि सुखदेव शाह केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है ये हमारा क्या है, अब फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। सो यहाँ से हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है इस जजमेंट से कि मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंट क्या है। लेकिन हम जब भी हेल्थ की बात करते हैं, जबकि हेल्थ की बात करते हैं तो हम मेन फोकस किस पे करते हैं? मेन फोकस करते हैं अपनी फिजिकल हेल्थ पे, ना कि हमारी मेंटल हेल्थ पे। मेंटल हेल्थ को हम जो है निग्लेक्ट कर देते हैं और इसी निग्लेक्शन का जो रिजल्ट है वो हमें स्टूडेंट सुसाइड के रूप में देखने को मिलता है। चाहे वो हमारा मुखर्जी नगर हो, चाहे वो हमारा करोल बाग हो, चाहे हमारा कोटा इंडस्ट्री हो, सारी जगह जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या? स्टूडेंट सुसाइड की। और जिसका मेन रीजन क्या है? मेंटल हेल्थ। तो कोफी अन्ना यहाँ पे यही बोलना चाहते हैं कि देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पे हॉलिस्टिक व्यू जो हेल्थ का है वो यहाँ पे प्रेजेंट किया है कॉफी अन्ना ने, और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हमें सुखदेव शाह केस के अंदर समझ आती है। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस जो है अनअटेंडेड टॉपिक के ऊपर, मेंटल हेल्थ, जिसे हम निग्लेक्ट भी कर देते हैं। तो बात स्टार्ट हुई कहाँ से? सुखदेव शाह से। सुखदेव शाह की जो डॉटर थी 17 ईयर ओल्ड, जो नीट की तैयारी कर रही थी। नीट नीट पता होगा इंडिया लेवल पे बहुत ही अपेक्स एग्जाम है, डॉक्टर के लिए किया जाता है। सो नीट की एग्जाम की तैयारी कर रही थी विशाखापट्टनम के एक हॉस्टल से, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ठीक है। अब पुलिस जो थी उसकी इन्वेस्टिगेशन जो थी वो प्रॉपरली कर नहीं रही थी। सो जो उसके फादर थे उन्होंने डिमांड करा कि भाई मुझे सीबीआई इंक्वायरी करवानी है इस केस के अंदर। ठीक है। अब आंध्र प्रदेश केस ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया उस फादर की रिक्वेस्ट को, सुखदेव शाह की रिक्वेस्ट को। देन फिर सुखदेव शाह कोर्ट के अंदर गए। देन कोर्ट ने अलाउ किया कि ठीक है, अब सीबीआई की इंक्वायरी होगी इस केस के अंदर। सो ये कुछ मोटा मोटी जो है हमारा केस है। लेकिन इस केस का जो आउटकम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला अपने जजमेंट के अंदर कि ये जो मेंटल हेल्थ है, ठीक है, जिसे हम निग्लेक्ट कर देते हैं और हेल्थ के नाम पे हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर नहीं देते। सो ये पार्ट है किसका? हमारी राइट टू लाइफ का, जो कि हमारा आर्टिकल 21 है। तो यहाँ पे जाने अनजाने या कह लीजिए डेलिबरेटली हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मेंटल हेल्थ को लाइमलाइट में लाया और बताया कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है। क्या बताया कि ये हमारा क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। इससे पहले मेंटल हेल्थ एक्ट था हमारे पास, इससे पहले हमारे पास मेंटल हेल्थ था 2017 का। लेकिन ये अभी तक सिर्फ एक लॉ था। लेकिन क्या था? ये अभी तक सिर्फ एक लॉ था। अब जो हमारा मेंटल हेल्थ है ये एक फंडामेंटल राइट बन गया है आफ्टर सुखदेव शाह केस। ठीक है। तो ये आपको एक चीज समझ आई होगी कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस में आता जा रहा है। हमने सेवरल जो है इंसिडेंट देखे थे, इससे पहले हमने एडिटोरियल जो डिस्कस करे थे वो स्टूडेंट सुसाइड के थे। जो स्टूडेंट सुसाइड के थे जो कोटा इंडस्ट्री के अंदर जो बहुत ज्यादा होते थे। कोटा के अंदर नीट की तैयारी होती है, मुखर्जी नगर जैसे एरिया में होते थे, करोल बाग जैसे एरिया में होते थे जहाँ यूपीएससी की तैयारी करते हैं बच्चे। सो उस टाइम पे भी ये जो हमारा मेंटल हेल्थ है वो इश्यू हमने पढ़ा था, लेकिन उस टाइम पे ये फंडामेंटल राइट नहीं था। फंडामेंटल राइट हमारा अभी डिक्लेयर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुखदेव शाह केस के अंदर। अब ये सुखदेव शाह केस के अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइन भी इशू करी है। वो गाइडलाइन क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये जो गाइडलाइन है जो सुखदेव शाह केस के अंदर इशू करी है ये बाइंडिंग है। बाइंडिंग क्यों है? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है। तो सबसे पहले जो करी है वो क्या कि भाई मेंटल हेल्थ सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराना चाहिए हमारे स्कूल्स के अंदर, हमारे कॉलेजेस के अंदर, हमारे हॉस्टल के अंदर, और जितने भी कोचिंग सेंटर है उन सभी के अंदर जो है मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। और ये मेंटल हेल्थ सपोर्ट कैसा होगा? ये होगा हमारा काउंसलिंग के रूप में। हमें एक्चुअल में काउंसलिंग प्रोवाइड करानी चाहिए। अब यहाँ पे बताया कि अगर स्टेट और जो यूटीज हैं, क्योंकि अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, अभी स्टेट और यूटीज को अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे विद इन 2 मंथ्स। तो अब से ये जो सुखदेव शाह केस की गाइडलाइन आई है काउंसलिंग वाली, प्लस और जो गाइडलाइंस है ये, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट को विद इन द 2 मंथ्स अपने रूल बनाने पड़ेंगे। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी जो है कि जो गाइडलाइंस है वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक कमेटी बनाई गई है जो मॉनिटर करेगी। और जब तक एक्ट नहीं आता तो ये गाइडलाइन जो है एज अ एक्ट काम करेगी। तो ये है हमारा क्या? सुखदेव शाह गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी है, बाइंडिंग है, जो कि इसमें मेन फोकस किस पे है? आपने देखा होगा इसमें मेन फोकस है हमारा
काउंसलिंग के ऊपर। किसके ऊपर है हमारा मेन फोकस? काउंसलिंग के ऊपर। सो यही चीज यहाँ पे सुखदेव शाह केस के अंदर है। एक्चुअल में अगर ये इन बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं जो सुसाइड करते हैं, जिनकी मेंटल हेल्थ बेसिकली डिटेरियोरेट हो रही है, उनको अगर काउंसलिंग प्रोवाइड करा दी जाए, तो ये जो हमारे हमें हानि हो रही है एक हमारे जो यूथ है उनकी, वो उससे हम बच सकते हैं। और ये चीज एज अ टीचर मैं भी फेस करता हूँ, कि मैं देखता हूँ कि कई बच्चे जो है बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं आफ्टर रिजेक्शन। सो वो चीज बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रांग बनने की जरूरत है। कुछ होता है तो काउंसलिंग प्रोवाइड कराने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि काउंसलिंग आपको चाहिए, तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे सुखदेव शाह की गाइडलाइंस है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे बता रखी है कि ये जो हमने क्रिमिनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी का ये जो बना रखा है बेसिकली, कि जब कोई स्टूडेंट जो है किसी एग्जाम में फेल हो जाता है, तो उसे हम जो है एज अ पर्सनल फेलियर देखते हैं। और यहाँ पे कोर्ट ने भी ये देखा है कि जब कोई स्टूडेंट एग्जाम्स में फेल हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, उसके बाद जो है वो सुसाइड कर लेता है। और इस सुसाइड को हमारी सोसाइटी कैसे देखती है? इस सुसाइड को हमारी सोसाइटी देखती है एज अ पर्सनल फेलियर, कि भाई ये जो फेल हो गया, इसने इससे तंग आके जो है अपनी जान ले ली, ठीक है। अपनी जो है अपनी अपने आप को गिव अप कर दिया, अपनी लाइफ को गिव अप कर दिया इस अपने पर्सनल फेलियर से। लेकिन अगर इसे ब्रॉड लाइट से देखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे ब्रॉड लाइट से देखा है, तो ये क्या है? ये पर्सनल फेलियर नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल तो अपनी पूरी मेहनत करता है, फिर डिस्पाइट दैट वो फेल क्यों होता है? ये एक तरह से सिस्टमैटिक फेलियर है। ये एक तरह से क्या है? हमारा सिस्टमैटिक फेलियर है, कि हमारा जो सिस्टम है वो उसकी जो नीड है, इमोशनल नीड जो है, उसकी जो मेंटल हेल्थ है, उसको कैटर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। जैसे यहाँ पे बताया ना सुखदेव शाह में, गाइडलाइंस, काउंसलिंग, ये सारी चीजें जो है लैक करती है। तो ये पर्सनल फेलियर नहीं है, ये जो सुसाइड है, ये क्या है? हमारा सिस्टमैटिक निग्लेक्ट है, सिस्टमैटिक फेलियर है। अब कोचिंग प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है, पीयर प्रेशर रहता है, काउंसलिंग नहीं मिलती, और इंस्टीट्यूट्स जो है हमारे वो इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। अगर कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो उस एंगल में यहाँ पे बता रखा है कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो धीरे धीरे इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। सो ये ओवरऑल मिला के जो है स्टूडेंट को मजबूर कर देता है कि उसको जो है अपना सहारा नहीं मिलता, उसको कोई ग्रीवांसेस होते हैं, उसको कोई टेंशन होती है, तो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता, और फाइनली इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि उसे सुसाइड जो है एक लास्ट रास्ता दिखाई देता है। तो ये क्या है? एक स्ट्रक्चरल विक्टिमाइजेशन है, या कह लीजिए एक स्ट्रक्चरल वायलेंस है, ठीक है। जैसे स्कूल के अंदर बुली करते थे, ठीक है, अब उसके बाद जब टीचर अगर आपके सपोर्ट में ना आए, तो ये जो है बुली स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रेस जो है फिर अदर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे बता रखी है कि स्टूडेंट जो है हमारे अब विक्टिम हो रहे हैं, ना कि वो उनका पर्सनल फेलियर है, ठीक है। यहाँ पे यही बता रखा है कि वो सिर्फ विक्टिम ऑफ डिप्रेशन नहीं है, वो विक्टिमाइजेशन विक्टिम्स है किसके? हमारे एजुकेशन सिस्टम के, जो उनको प्रोटेक्ट करने में अनसक्सेसफुल है, प्रोटेक्ट करने में समर्थ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको समझ आनी चाहिए कि बेसिकली हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, हमारे जो कोचिंग सेंटर्स हैं, ये सारे जो कोचिंग सेंटर्स हैं, ये स्टूडेंट्स को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराने में इनसफिशिएंट है, ठीक है। तो ये चीज करेक्ट करने की जरूरत है, और इसी के लिए हमारी जो शाह गाइडलाइंस है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, और ये बाइंडिंग भी है, कि जितने भी कॉलेज इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर्स हैं, उनको ये सपोर्ट सिस्टम जो है ये प्रोवाइड कराने की जरूरत है, ये मस्ट है, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम मीन्स काउंसलिंग। तो ये चीज यहाँ पे मेन है कि एक जो रिफॉर्म है हमारे ये शाह गाइडलाइंस के द्वारा आया है, तो ये चीज सबसे ज्यादा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब सोसाइटी के लिए क्या चीज है? देखो, ये जो जजमेंट है सोसाइटी के अंदर एक चेंज लेके आएगी। कैसे? कि जो लोग हैं मेंटल हेल्थ को जो है थोड़ा सा सीरियसली लेने लगेंगे। जब मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेने लगेंगे, तो इसके लिए प्रिकॉशंस लेंगे, प्रिक्योर करेंगे उस सिम्टम्स को, ताकि ये जो फाइनल डिजीज है सुसाइड, ये ना आए, ठीक है। अभी तक जो था ये जो है डायरेक्ट, ये जो हम डायरेक्टली जो है वॉयलेंस पे क्रिएट कर वो देते थे, अपना ध्यान देते थे। लेकिन ये जो निगलेक्ट है मेंटल हेल्थ का, ये जो इनडिफरेंसपन है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये भी एक तरह से जो है वॉयलेंस है, और डायरेक्ट वॉयलेंस है, बहुत ज्यादा खतरनाक है ये, यही यहाँ पे बता रखा है। तो अब ये जो प्रिवेंशन मेजर्स है, इनकी डिमांड अब होगी।
क्योंकि ये शाह गाइडलाइंस आ गई है, और इसके बाद जो अल्टीमेट रिजल्ट देखने को मिलेगा वो क्या, कि ये जो स्टूडेंट सुसाइड दिख रहे हैं, ये जो स्टूडेंट सुसाइड हो रहे हैं, जो हमें न्यूज़पेपर के अंदर ही बार बार देखने को मिलते हैं, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे। तो आई होप आज का जो एडिटोरियल है वो आपको समझ आ गया होगा कि मेंटल हेल्थ, हमने तीन चीजें समझी। एक तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हमारा शाह गाइडलाइंस प्लस हमने एक चीज और समझी, स्टूडेंट सुसाइड का। तो ये तीन टॉपिक आपस में यहाँ पे मर्ज करते हैं, और इन तीन टॉपिक के अंदर जो हमारी शाह गाइडलाइंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के इस मेन इशू को लाइमलाइट में लाने के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसको लिखने के लिए ट्राई करो। देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिखने के लिए आपको सिर्फ तीन चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन की काफी सारी अप्रोचेज होती है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अप्रोच है, जो हमारे यूपीएससी के अंदर भी एक्सेप्टेबल है, जिसके अंदर आप जो है कोई एनेक्डोट यूज कर सकते हैं, कोई रियल स्टोरी है जहां पे सफर कर रहा है इंडिविजुअल, उसकी स्टोरी से आप जो है मेंटल हेल्थ का स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी कोर्स से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर स्टैटिस्टिकल डेटा जो स्टूडेंट सुसाइड से रिलेटेड होता है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। देर आफ्टर आप जो है मेन इशू जो हमारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं उनको यहाँ पे जो है हाईलाइट में ला सकते हैं। देन उसके बाद कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव सजेस्ट कर सकते हैं, जिसके द्वारा ये जो मीनेंस है मेंटल हेल्थ का ये रिड्यूस कर सकें। उसके बाद जो है आप ये जो शाह गाइडलाइन है इसका भी मेंशन करके एक एंड दे सकते हैं अपने एडिटोरियल, अपने ये जो एसे राइटिंग है इसको। 300 वर्ड्स का ऐसे है, एक बार लिखने का ट्राई करो इस तरह से। इस तरह से लिखेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा पीआईबी से ज्ञान भारतम मिशन। नेक्स्ट है हमारा पीआईबी से ज्ञान भारतम मिशन। देखो, ये जो ज्ञान भारतम मिशन है पीआईबी के अंदर आ रखा है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो होगा तभी आ रखा है। ठीक है, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्ञान भारतम से रिलेटेड नई दिल्ली के अंदर जो है एड्रेस करी थी, उसी से रिलेटेड है। तो ज्ञान भारतम मिशन हमारे लिए जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, ज्ञान भारतम मिशन है क्या, अगर बेसिकली देखें तो हमारे यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट है बहुत सारी, जो हमारे पहले के जो वो रहते थे डॉक्यूमेंट्स, उसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, जैसे महाभारत वगैरह वैसे टाइप के। अब इनका सर्वे करना, इनको डॉक्यूमेंट करना, कंजर्व करना और डिजिटलाइज करना, मतलब कि हमारे जो जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट हैं उनको डिजिटलाइज करना और कंजर्व करना, ये बेसिकली हमारा मिशन है, और जिसे हम क्या कहते हैं, ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, हमारे बजट के अंदर मेंशन अनाउंस करा था इस मिशन को, इस नए इनिशिएटिव को। ये जो इनिशिएटिव है, ये जो हमारा पहले का इनिशिएटिव चल रहा था नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन, इसको रिप्लेस नहीं करेगा, इसी को आगे जो है बढ़ाएगा, मतलब इसी के ऊपर जो है ये स्ट्रक्चर्ड है। ये जो हमारा इनिशिएटिव है ना मिशन, ये इसी मिशन नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन के ऊपर स्ट्रक्चर्ड है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि 1 करोड़ से ज्यादा जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको डिजिटलाइज करेंगे। डिजिटलाइज करने के बाद एक हमारा नेशनल डिजिटल रिपोजिटोरी भी होगी, ताकि ग्लोबल लेवल पे डिजिटलाइज जो मैन्यूस्क्रिप्ट का एक्सेस है वो प्रोवाइड कराया जा सके। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यहाँ पे एम्प्लॉय करेंगे, जैसे मेटा डेटा टैगिंग हो गई, एआई बेस्ड डिजिटलाइजेशन हो गया। इसके अंदर प्राइवेट कलेक्टर्स, क्योंकि आपको पता होगा प्राइवेट जो लोग होते हैं जिनको कलेक्शन का जो शौक होता है, उनके पास भी मैन्यूस्क्रिप्ट होगी, तो उनको भी जो है इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ताकि ओवरऑल लेवल पे जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको डिजिटलाइज, कंजर्व और डॉक्यूमेंट किया जा सके। यही बेसिकली इसका एक्सपेंडिचर का कितना रहेगा, 482.85 करोड़, और इस टारगेट है 2031 तक इसको पूरा करना। ठीक है, तो पास्ट और फ्यूचर का एक तरह से ब्रिज है। अगर समझ आ गया हो तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो क्या आंसर होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025, या फिर XPR 2025, ये भी पीआईबी के अंदर आ रखा था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखें। देखो, ये जो हमारी पैसिफिक रीच एक्सरसाइज है, ये किस कंट्री ने होस्ट करी है, ये कंट्री ने होस्ट करी है सिंगापुर। अब कहाँ पे करी होगी, डेफिनेटली सिंगापुर ने करी है, तो साउथ चाइना सी के अंदर ही करी होगी। इसके अंदर हमारी इंडिया ने भी पार्टिसिपेट करा है, वैसे इंडिया अकेला नहीं है, सिंगापुर और इंडिया की ये बायलैटरल एक्सरसाइज नहीं है, ये 40 कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। हमारी तरफ से आईएनएस निस्तार ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। आईएनएस निस्तार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंडिजीनियस ने डिजाइन जो है, ये हमारा डाइविंग सपोर्ट वेसल है, 18 जुलाई को कमीशन करा था। 80% इसमें अपना जो कंटेंट है वो देसी है। तो यही सारी चीज है। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल रहेगा चांगी पोर्ट, सिंगापुर का। चांगी पोर्ट कहाँ है, सिंगापुर में है। तो फर्स्ट पोल ऑफ कॉल मतलब जहां पे हमारे ये जो आईएनएस निस्तार है रुकेगा, जिस हार्बर पे, उसे कहते हैं पोल ऑफ कॉल। तो उस रुकने को वो पहला कहाँ रुकेगा, हमारा चांगी में। तो ये है हमारा क्या, एक्सरसाइज पैसिफिक रीच। ठीक है, किस कंट्री ने होस्ट करी है, सिंगापुर ने
और इसका टारगेट क्या है? टारगेट बेसिकली यही रहता है, इंटर ऑपरेट, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारी जो सेनाएं हैं आपस में मिलके जो है इंटर ऑपरेबल हो जाए, कि एक दूसरे के साथ मिलके कभी कोई लड़ाई वड़ाई हो जाती है, किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है, तो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो यही है इसके अंदर। प्रैक्टिस क्वेश्चन दूसरा है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देखो कमेंट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। और थैंक्स फॉर रीडिंग। ठीक है, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, कल फिर मिलते हैं। आई होप कि ये जो डिस्कशन है थोड़ा बहुत यूजफुल रहता होगा आपके लिए। धीरे धीरे मैं इसको और प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करूंगा, और धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।